नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और इतना प्रोत्साहित किया है कि आगे और वीडियो बनाऊँ और आप सब लोगों तक अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने मुझसे एक कहानी की डिमांड की थी ईदी अमीन के बारे में। बहुत सारे लोगों के मेल भी आए और फिर मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मैंने काफ़ी हद तक रिसर्च की और ये जाना कि ईदी अमीन जो कि एक टाइम पर युगांडा का प्रेसिडेंट बना और वहाँ पे 10 साल तक राज किया। ईदी अमीन एक ऐसा इंसान था जिसके नाम पर लगभग 6 लाख कत्ल का इल्ज़ाम था। हालांकि ये आंकड़ा जो था हमेशा ज़्यादा ही बताया गया और रिकॉर्ड में इतना डाटा जो कि 6 लाख तक का डाटा है वो रिकॉर्ड किया गया है। बट वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो बताते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा की ही मौत का रिकॉर्ड जो है वो ईदी अमीन के नाम पे है। आज भी वहाँ के लोग जब सुनते हैं, ईदी अमीन का नाम सुनते हैं तो एकदम सहर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से ईदी अमीन ने वहाँ पर राज किया, वहाँ पर तानाशाही तरीके का राज किया और एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो इंसानी मांस खाता है और लोगों को मारकर उनका मांस कई दिन तक खाता रहा था। तो आज मैं आपको ईदी अमीन के शुरू से लेकर अंत तक कुछ किस्से कहानियाँ सुनाऊंगा और जिस तरह से मैंने रिसर्च किया है और जिस तरह से कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि एक एक चीज़ मैंने काफ़ी डीप रिसर्च के साथ आपके सामने रखी है। तो बात शुरू होती है 1924-25 को, जहाँ पे युगांडा में ईदी अमीन का जन्म होता है। उसके माता पिता एक ब्रिटिशर के घर काम करते थे और अपना गुजर बसर जो था वो गरीबी में ही कर रहे थे। तो ईदी अमीन जो था वो उनका दूसरा बेटा था और वो उसके माता पिता चाहते थे कि हमारा बेटा आर्मी में जाए। तो उनके द्वारा उनका सपना जो था ईदी अमीन को पूरा करना था और ईदी अमीन ने फैसला किया कि वो भी ब्रिटिशर के साथ काम करेगा। तो धीरे धीरे जब ईदी अमीन बड़ा होता है तो वो ब्रिटिशर्स के राज में वहाँ की आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में वहाँ पे अपनी सिलेक्शन ले लेता है और सिलेक्शन लेने के बाद ब्रिटिश आर्मी जो थी उन्होंने ईदी अमीन को बतौर कुक अपनी आर्मी में रख लिया। पर ईदी अमीन जो था वो कुक बनने के लिए आर्मी में नहीं आया था। तो एक्चुअल में ईदी अमीन जो था वो 6 फुट और 4 इंच लंबा था, 160 किलो उसका वजन था। तो इसी अपने बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के मेजरमेंट के साथ वो ब्रिटिश आर्मी के आंखों में, नज़रों में आता रहा और उनका एक लॉयल सिपाही बनकर वहाँ पे रहने लगा। तो ईदी अमीन जो था उसने धीरे धीरे
and deeply कुक moved, General. की ड्यूटी छोड़कर I am also एक looking सिपाही forward एक to सोल्जर की ड्यूटी overseeing the करनी new शुरू कर elections. दी। तो This is not time to शुरू discuss शुरू politics, में my जो friend. ईदी अमीन था वो I can only say ब्रिटिश that I आर्मी के cleaned up प्रति Uganda, बहुत लॉयल था and I'm assure you, और I go ब्रिटिश back to आर्मी को भी barracks. ऐसे ही बनने की ज़रूरत थी जो कि उनका हर एक हुक्म माने और एक ऐसा सिपाही बने कि जब ब्रिटिश आर्मी उसको बोले किसी भी इंसान का कत्ल करने के लिए तो एक आवाज़ सुनकर ईदी अमीन उनका हुक्म मान ले। तो धीरे धीरे वो ब्रिटिश आर्मी पे काम करता गया और उसका कद जो था आर्मी में जो उसका कद था वो बहुत बढ़ गया और एक टाइम ऐसा आया कि उसको युगांडा की जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं वहाँ का कमांडर इन चीफ बना दिया। तो कमांडर इन चीफ बनने के बाद ईदी अमीन ने अपने एक दोस्त मिल्टन अबोटे के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को युगांडा से बाहर करने का फ़ैसला कर लिया। मिल्टन अबोटे एक युगांडा इंडिपेंडेंट होने के बाद वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे और मिल्टन अबोटे जो था वो भी ब्रिटिशर के साथ काम करता था। तो जब ईदी अमीन कुक था और कुक के बाद जब वो सिपाही के रैंक पे आया तो उसकी मुलाकात जो है वो मिल्टन अबोटे से होती है और मिल्टन अबोटे और ईदी अमीन का विज़न जो था वो मैच कर जाता है। तो वो दोनों क्या करते थे, ब्रिटिश आर्मी के जो स्टोर कीपिंग का जहाँ पे सामान रखते हैं, जहाँ पे वो अपना ख़जाना वगैरह रखते थे, तो अबोटे और ईदी अमीन जो था वो ब्रिटिश आर्मी के गोडाउन से, उनके स्टोर से काफ़ी सारा माल धीरे धीरे चुपके चुपके से ले जाते थे। तो इनकी दोस्ती जो थी वो बहुत गहराती रही। तो मिल्टन अबोटे जो था वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में था। तो धीरे धीरे जब इन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी और जब उसको ब्रिटिश आर्मी को उन्होंने वहाँ से खदेड़ा तो उसके बाद मिल्टन अबोटे जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं युगांडा के और ईदी अमीन जो था वो कमांडर इन चीफ बनता है सारे आर्मी स्टाफ का। तो धीरे धीरे जब ईदी अमीन सभी आर्मी का हेड बन जाता है तो मिल्टन अबोटे से उसके कुछ मतभेद होने लग गए। तो अंदर ही अंदर जो ईदी अमीन था उसने मिल्टन अबोटे के ख़िलाफ़ एक तरह से कोल्ड वार शुरू कर दी। उसने सभी आर्मी जितने भी फोर्सेस थी उन सभी में कुछ ऐसे बंदों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया कि एक मिशन जो उसने तय किया था, अबोटे को प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाना और ख़ुद प्रेसिडेंट बन जाना। और उसने ये फ़ैसला कर लिया था कि अबोटे जो है उसको कुर्सी से हटाएगा, अगर नहीं हटा तो उसको वो जान से मरवा देगा। तो धीरे धीरे ये बात मिल्टन अबोटे के कानों में पड़ती है और मिल्टन अबोटे जो है वो उसका रैंक जो है उसको डिग्रेड कर देता है। तो ईदी अमीन जो कि पहले आर्मी स्टाफ जितना भी फोर्सेस थी उसका कमांडर इन चीफ था, तो उसके बाद ईदी अमीन को मिल्टन अबोटे ने कमांडर इन चीफ सिर्फ थल सेना का कमांडर इन चीफ बना दिया। तो अभी जो ईदी अमीन था उसकी ईगो हर्ट हो गई क्योंकि उसको सभी फोर्सेस के कमांडर इन चीफ के पद से हटाकर उसको सिर्फ आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया, जो कि बहुत ही एक ईगो हर्ट करने वाली बात थी ईदी अमीन के लिए। तो ईदी अमीन ने फ़ैसला कर लिया था कि अब उसको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, एक युगांडा की प्रेसिडेंट की कुर्सी और मिल्टन अबोटे की मौत। तो मिल्टन अबोटे जो था उसको ये बातें पता चलती रहती थी और उसने ईदी अमीन से
दूरी बनानी शुरू कर दी। और मिल्टन जो ईदी अमीन था उसने लगातार मिल्टन अबोटे के ख़िलाफ़ एक कोल्ड वॉर शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या होता है कि 1975 जब आता है तो मिल्टन अबोटे को स्विट्ज़रलैंड सिंगापुर जाना पड़ जाता है। वहाँ पे एक उनकी ग्लोबल मीटिंग थी, वहाँ पे उसको मिल्टन अबोटे को जाना था। तो जैसे ही वो मिल्टन अबोटे वहाँ से जाता है तो सिर्फ 3 घंटे में ईदी अमीन वहाँ पे अपने आप को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर देता है और 3 घंटे में सभी लोगों को एक पैगाम पहुंचा देता है कि आज से युगांडा का प्रेसिडेंट जो है वो ईदी अमीन है, और जो भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ लगाएगा या बोलेगा या इसका विरोध करेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। और इसके बाद शुरू होती है ईदी अमीन की क्रूरता की कहानी। किस तरह से वो प्रेसिडेंट बना और किस तरह के उसने काम किए, ये बातें सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो जो मिल्टन अबोटे था जब वापस आने लगा तो उसको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है। तो मिल्टन अबोटे ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो वहाँ की आर्मी जो थी उसने बताया कि आपकी युगांडा में एंट्री जो है वो बैन है। तो मिल्टन अबोटे जो था वो वापस जाता है, वो अमेरिका जाता है, यूएनओ में अपनी ये बात रखता है। तो अमेरिका ने उसको हेल्प करने का आश्वासन दिया और कुछ टाइम पे अमेरिका में ही रहने के लिए सलाह दी। तो जब ईदी अमीन प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सबसे पहला काम क्या करता है कि जितने भी शहर हैं वो सभी में एक अपनी छवि को ठीक करने के लिए और वहाँ पे अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए, तो वहाँ की ट्राइब्स और जो काफ़ी पिछड़ी हुई जातियाँ थी उनके पास जाता है और उनको आश्वासन देता है कि वो आपके लिए एक परफेक्ट प्रेसिडेंट है और आप सबकी सभी मांगें पूरी की जाएंगी। ये सब सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जितने भी छोटे बड़े लोग थे वो उसको और प्यार करने लग गए। तो वो बाहर से एक तरह जनता का भरोसा जीत चुका था और अंदर से उसकी क्रूरता जो है वो अब और जाग रही थी। तो उसने क्या किया, उसने अपने ही सेना में जो जो उसके ख़िलाफ़ था उनको मरवाना शुरू कर दिया। लोकल्स में या कोई भी ऐसा ट्राइब्स थी, जो भी फैमिलीज़ थी, जो भी उसके ख़िलाफ़ बोलता था तो उसको वो मरवा देता था। और ये आंकड़ा जो है ये गिनती 6 लाख से ऊपर की है। कहते हैं कि जो ईदी अमीन था, अगर उसको पता चल जाता था कि उसका आर्मी स्टाफ उसके ख़िलाफ़ है या कोई भी, तो वो उस आदमी को ज़िंदा दफना देता था और बोलता था कि उसको एक आउट ऑफ कंट्री भेजा गया है किसी मिलिट्री प्रोग्राम में। तो एक दिन भी और एक रात भी ऐसी नहीं थी जब ईदी अमीन खून नहीं बहाता था। इसके बाद ईदी अमीन जो था उसका कद जो था वो और बढ़ने लग गया। प्रेसिडेंट बन चुका था, अपनी आर्मी का चीफ भी था और सारी सेनाएं जो थी वो उसके अंडर थी। तो एक बार ईदी अमीन जो था उसने एक मीटिंग बुलवाई जिसमें जल सेना, थल सेना और नौ सेना के हाई ऑफिशियल्स थे, जो हाई रैंक ऑफिशियल थे,
वो सभी आते हैं। तो ईदी अमीन क्या करता है, उनको एक बहुत बड़ा हॉल होता है उसमें बिठाता है, एक स्पीच देता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही बाकी लोग उठने के लिए, बाहर जाने के लिए उठते हैं, तो वो देखते हैं कि उस रूम का, उस हॉल का एक ही दरवाज़ा था जो कि बाहर से 3 बार, 1 2 3 दरवाज़ों से वो लॉक हो गया था, यानी कि ईदी अमीन ने लॉक करवा दिया था। तो ईदी अमीन ने उसके बाद जहरीली गैस वहाँ पे इंजेक्ट कर दी और बाहर से खड़ा खड़ा देखता रहा कि लोग कैसे मर रहे हैं। तो उनको तड़पता तड़पता देख रहा था। तो ये एक किस्सा था जब ईदी अमीन ने अपने आर्मी के जो हाई रैंक ऑफिशियल थे उनको मरवाया और वहाँ पे अपने भरोसेमंद आदमी जो थे उनको नियुक्त करवाया। उसके बाद ईदी अमीन जो था, इसने अपने रिलेशनशिप गद्दाफ़ी से बिल्ड करने शुरू किए और गद्दाफ़ी जो था उसने भी इस क्रूरता में उसका साथ दिया और बहुत क्रूर तरीके से लोगों के ऊपर राज करने का तरीका बनाया। तो धीरे धीरे ईदी अमीन जो है उसने जनता के ऊपर इस तरह की क्रूएलिटी करनी शुरू की और उसके बाद एक एक लोग जनता में, जितने भी पॉलिटिक्स में बंदे थे, उसने एक एक करके सभी बंदों को मरवाना शुरू कर दिया। और जितने भी, जैसे यहाँ पे एमएलए, एमपी और जितने भी पॉलिटिक्स में बंदे हैं, उन सभी को उसने मरवा दिया। और वहाँ पे भी अपने जो भरोसेमंद बंदे थे उन्हीं को वहाँ पे नियुक्त करवा दिया। तो उसके बाद ईदी अमीन जो है वो एक आदमखोर बन जाता है। हर रोज़ कहते हैं कि 5 किलो मांस, इंसानी मांस वो खाता था और उसके घर में ऑल द टाइम ह्यूमन बॉडी के जो मांस हैं उनके टुकड़े जो हैं वो उसके घर में पड़े रहते थे। उसके घर में उसने बड़ी बड़ी 12-13 फ्रिज बनवा कर रखी हुई थी और उसमें हर एक फ्रिज में इंसानी मांस के टुकड़े थे। तो एक बार क्या होता है कि ईदी अमीन का जो फैमिली डॉक्टर है वो उसके घर पर आता है, क्योंकि ईदी अमीन जो था उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो उसका डॉक्टर जब उस रूम में जाता है तो वो एक साथ लगी 10-12 फ्रिज देखता है तो वह हैरान हो जाता है कि इन फ्रिज में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो उसने सोचा कि तरह तरह के लोग यहाँ पे आते हैं और डेलीगेट्स और देशों से भी आते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे फ्रिज लगा दिए हों कि किसी का कुछ भी खाने का मन करे तो वो वहाँ पे स्टॉक ऑलवेज़ अवेलेबल रहे। तो वो डॉक्टर जो था उसने पानी पीने के लिए फ्रिज खोला और जैसे ही वो फ्रिज खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पे 2 इंसानी सर, कटे हुए इंसानी सर पड़े थे। तो वो देख कर ही घबरा जाता है और झट से वो फ्रिज बंद कर देता है। तो वो बाहर आता है कुछ देर के बाद, जब वो उसका इलाज करने के बाद बाहर आता है और कुछ उसके जो क्लोज़ बंदे थे, जो उसके करीबी, उसके भरोसेमंद आदमी थे, वो उनसे पूछता है कि वहाँ पे इंसानी सर के टुकड़े जो थे वो पड़े हुए थे वहाँ पे। तो वो उसको, डॉक्टर को बताते हैं कि ये इंसानी मांस के जो टुकड़े हैं वो ईदी अमीन खाता है और जिस दिन वो इंसानी मांस ना खाए उसको नींद नहीं आती। तो वो डॉक्टर जो है वो घबरा जाता है। कहते हैं कि उस डॉक्टर ने अगले ही दिन वो देश अपनी फैमिली के साथ छोड़ दिया और वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है। एक और ऐसी ही कहानी है
ईदी अमीन के बारे में, उसकी चौथी पत्नी जो थी उसका उनके फैमिली, एक और डॉक्टर था, उनका फैमिली डॉक्टर नहीं था बट एक सिविल वो हॉस्पिटल में डॉक्टर था, उसका अफेयर उस डॉक्टर के साथ स्टार्ट हो जाता है और उसकी वाइफ उस डॉक्टर से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उसके बाद जब ईदी अमीन को पता चलता है तो ईदी अमीन ने अपनी वाइफ को एक ऐसे ही चैम्बर में ले गया जहाँ पे वो इंसानों का कत्ल करता था और उनका मांस खाता था। उसने उसको टेबल पर लिटाया ज़िंदा और उसके पैरों को और हाथों को काट दिया। हाथों के पैरों के हाथ, जो उसके हाथ थे वो पैरों के पास पैरों में सिल दिए और पैर जो थे वो उसके हाथों की जगह सिल दिए। तो इस तरह से उसकी क्रूरता वहाँ पे चल रही थी। तो उसके बाद क्या होता है कि ईदी अमीन जो है वो फैसला करता है कि अभी वो आसपास जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे कि तंजानिया, उनको उनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देगा और उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। तो ईदी अमीन जो है, ईदी अमीन तंजानिया पे हमला करने की सोचता है। तो उसके बाद अपने सारी की सारी जितनी भी आर्मी है वो उसको तैयार करता है और तैयार करने के बाद वो बिना बताए और बिना ही कोई नोटिस जारी किए वो तंजानिया के ऊपर हमला बोल देता है, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि जैसे जो कर्नल गद्दाफ़ी था उसके साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं तो वो उसका साथ देगा और उसने साथ दिया भी। पर जो तंजानिया कंट्री थी उसकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और 1 महीना ये जंग चलती है और तंजानिया की जो आर्मी थी वो युगांडा की आर्मी को वहाँ से खदेड़ देती है और खदेड़ने के बाद वो युगांडा की धरती में घुस जाती हैं और वहाँ की 2-3 सिटीज़ जो थी बॉर्डर के साथ लगने वाली सिटीज़ वहाँ पे कब्ज़ा कर लेती है। तो इसी बीच क्या होता है कि अमेरिका वहाँ पे इंटरवीन करता है और तंजानिया को वहीं पे रोकता है और वॉर को एंड करने के लिए बोलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने लगभग ईदी अमीन को मार ही डाला था, बट किसी तरह से ईदी अमीन जो था वो वहाँ से बच निकलता है और साउथ अफ्रीका भाग जाता है। साउथ अफ्रीका भागने के बाद वो वहाँ पे क्या करता है, लीबिया की तरफ निकलता है और कुछ साल वहाँ पे रहता है कि जब तक ये वार जो है वो अपनी कंट्री नहीं लौट जाता है। बट होता क्या है कि उसी वक्त जो मिल्टन ओबोटे था उसके दरवाज़े अपने देश के लिए खुल गए और वो युगांडा आता है और वहाँ के लोग फिर से उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं मिल्टन ओबोटे को और वहाँ पे पीस डिक्लेयर करने की मांग करते हैं। तो मिल्टन ओबोटे जब पावर में आते हैं फिर से, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ का ऑपरेशन जो था उसको ऑर्गेनाइज़ किया और काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक भी की। तो ये था उसका पॉलिटिकल करियर और किस तरह से वो आर्मी में रहा और किस तरह से उसने आर्मी में सर्व किया। ये उसकी कहानी का अंत था। और 2003 में ईदी अमीन की मौत हो जाती है किसी बीमारी के कारण, पर वो युगांडा कभी नहीं आ पाता है। तो जितने भी उसने वॉर के बाद 1978 के बाद उसने लगभग 23-24 साल जो थे वो उसने यद्दा में गुजारे। तो उसके बाद 2003 में उसकी मौत हो जाती है। तो
जब ईदी अमीन युगांडा में पावर में था, कहते हैं कि एक वहाँ पे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ईदी अमीन के खिलाफ़ उसके खिलाफ़ फ़ैसला दे दिया था। तो कहते हैं कि ईदी अमीन ने उस चीफ जस्टिस को मरवा दिया, और मरवाने के बाद जिस हॉस्पिटल में उस चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम हो रहा था, वो अपने साथियों के साथ उसके पोस्टमार्टम में पहुंचता है, और हॉस्पिटल में उसके जो रूम, जहाँ पे पोस्टमार्टम रूम था, वहाँ पे जितने भी डॉक्टर थे उनको बोलता है कि आप बाहर जाइए। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो लगभग आधे घंटे के लिए ईदी अमीन अंदर था। तो वो डॉक्टर जब अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि चीफ जस्टिस जो था उसकी बॉडी से जगह जगह से मांस गायब था, और वहाँ पे उसके एक ह्यूमन बाइट जो होती है उसके निशान थे। तो ईदी अमीन वहीं पे उसका मांस कच्चा खा गया, चीफ जस्टिस को, उसकी बॉडी को खा गया। तो ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी। तो ऐसी बहुत ही घटनाएं जो थी वो उसने युगांडा में उसके दौरान, उसके शासन के दौरान जन्म लेती हैं। और कहते हैं कि जो ईदी अमीन था उसने एक रात एक सपना देखा, और अगले दिन ये ऐलान कर दिया कि एशियंस, इंडियन, पाकिस्तानी और जितने भी एशियंस हैं वो इस देश से निकल जाएंगे, और उनको एक हफ़्ते का टाइम देता है, और सिर्फ एक सूटकेस, 2 सूटकेस ले जाने का परमिशन देता है। तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर जितने भी एशियंस हैं वो उसने वहाँ से अब युगांडा से बाहर जाने के लिए आदेश दे दिया, और साथ में ये भी कहा कि वो सिर्फ 2 सूट के साथ ले जा सकते हैं, इसके अलावा और एक भी चीज़ वो साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी इंडियंस जो थे उन्होंने अपना अच्छा खासा बिज़नेस बनाया हुआ था। तो कहते हैं कि ईदी अमीन की आंखें जो थी वो उनकी प्रॉपर्टी पे थी, और देखते हुए उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उसने कहा कि जितने भी लोग हैं वो इंडिया से बाहर चले जाएं, कि युगांडा जो है वो युगांडियंस का ही है और उन्हीं का रहेगा, और किसी भी इंसान को यहाँ पे शर्म नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से आते हैं, अपना कारोबार छोड़कर, पैसे, घर, सब कुछ छोड़कर वहाँ से आ जाते हैं। तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने भी ईदी अमीन से बात करने की कोशिश की थी, पर ईदी अमीन ने बिल्कुल ना बोल दिया और कहा कि मुझे सपने में, मेरे सपने में भगवान आए थे, गॉड आए थे, और मैं गॉड का जो हुक्म है वो ठुकरा नहीं सकता हूँ। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका मुझे नाम नहीं भी याद आ रहा है, तो जो भी थे वहाँ, उनके हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए, युगांडा से मीटिंग की। तो कहते हैं कि युगांडा ने सिर्फ मीटिंग के लिए बैठे हैं, तो उनसे हाथ भी नहीं मिलाया है, और लगभग 20-25 सेकंड में उनके पास बैठा है और सिर्फ ऐसे देखता रहता है उनके बाद उन पे, और वहाँ से उठकर चला जाता है। तो 2 मिनट के बाद उनका एक जो असिस्टेंट था वो आता है और उनको बोलता है कि आप जाइए। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि क्या कहा ईदी अमीन ने, तो उनको बोला कि उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि आप वापस चले जाइए, और आज के आज ही। तो इस तरह के भी किस्से ईदी अमीन के थे। तो ये थी कहानी ईदी अमीन की। और कोई किस्सा, जैसे एक प्लेन हाईजैक किया था ईदी अमीन ने, वहाँ से अमेरिका का एक प्लेन वहाँ पे लैंड हुआ, तो ईदी अमीन ने वो हाईजैक करवा लिया था। तो उसका भी एक किस्सा है। अगर आपको ये किस्सा सुनना है और ये स्टोरी अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट पे बताना कि आप ये किस्सा सुनना चाहते हैं, और इसके साथ और भी बहुत किस्से हैं ईदी अमीन के, तो मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा और आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये थी ईदी अमीन की कहानी, और इसी नोट पे मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना,
लाइक और शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।